गुड मॉर्निंग। हम 1.2 सीखने से पहले हम कुछ रेखाखंड किरण आगे आदि के बारे में सीखेंगे। तो पहला है रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी रेखाखंड की आकृति दे रखी है, तो रेखाखंड ए बी की आकृति क्या, ए बी की परिभाषा क्या होगी बच्चों रेखाखंड की, कि बिंदु ए, इस बिंदु ए और इस बिंदु बी के बीच के समस्त बिंदुओं के समुच्चय को हम रेखाखंड ए बी कहते हैं। समस्त बिंदुओं के समूह, समूह मतलब समुच्चय, तो समूह को हम रेखाखंड ए बी कहते हैं, याद रखना है। तो इस ए बी के जितने भी बीच में सब क्या है, बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम रेखाखंड ए बी कहते हैं। अब इस रेखाखंड ए बी को हम शॉर्टकट में रेखाखंड को रेख ए बी भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रेख ए बी को रेख बी ए बी कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद इस रेखाखंड में बच्चों जो बिंदु ए और बिंदु बी है, इनको हम अंत्य बिंदु भी कहते हैं। उसके बाद रेखाखंड के अंत्य बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड की लंबाई भी कहते हैं। तो उस लंबाई को बच्चों कैसे डिनोट करते हैं, यल, स्मॉल एल लेंथ, और फिर उसके बाद ए बी को ब्रैकेट में लिख देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी, डिस्टेंस दूरी ए बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद यदि ए बी की अगर लंबाई दी है, अगर सपोज करो इस रेखाखंड की अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, लंबाई ए बी बराबर 5 या ए बी बराबर 5 भी ऐसे लिखते हैं। तो ये रेखाखंड के बारे में हुआ। अब उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे किरण ए बी को इंग्लिश में रे ए बी कहते हैं। तो बच्चों ये किरण ए बी की आकृति है। इस किरण ए बी में जो ए जो है इसका आरंभ बिंदु है, यहाँ पर ए क्या कहलाएगा, आरंभ बिंदु कहलाएगा। उसके बाद जो ये वाला एरो है, इस एरो का मतलब है कि इस किरण को हम आगे अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ ए क्या होगा, इसका आरंभ बिंदु होगा। उसके बाद इस ए बी पी में ए बी पी को हम लिख सकते हैं कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बी पी, इसका मतलब क्या है कि ए बी के बीच के समस्त बिंदु और बी के बिंदुओं का संग ही हम क्या कहते हैं, उसको किरण ए बी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन याद रखना है कि इसमें ये जो ए जो है इसका आरंभ बिंदु है। उसके बाद तीसरा देखेंगे रेखा ए बी को इंग्लिश में लाइन ए बी कहते हैं। तो रेखा ए बी मतलब क्या, किरण ए बी का बिंदु समुच्चय और उसकी विपरीत किरण का बिंदु समुच्चय मिलकर जो संग समुच्चय बनाते हैं, वही रेखा ए बी का बिंदु समुच्चय होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक रेखा बना ली ए बी, है ना, तो ये ए है और ये क्या है, बी है। तो इस ए बी के समस्त बिंदुओं का समुच्चय और इसी के विपरीत बिंदुओं के बिंदुओं का समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, रेखा ए बी का बिंदु समुच्चय कहते हैं। उसके बाद सर्वांगसम रेखाखंड देखिए, चौथा सर्वांगसम रेखाखंड, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखो दो रेखाखंड दी गई हैं, ए बी और सी डी, ए बी सी डी दे रखी है। तो हम दोनों आकृति से पता चल रहा है कि इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई कैसी है, समान है। तो इसको हम सर्वांगसम रेखाखंड कहते हैं। तो इसको लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे, यल मतलब लंबाई ए बी किसके बराबर है, लंबाई सी डी के, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रेख करके लिखेंगे, रेख ए बी और रेख सी डी। रेख ए बी और रेख सी डी लिखते समय जो बीच में जो निशान है बच्चों, ये सर्वांगसम का है। ये जो बीच का जो निशान है बराबर उसके ऊपर लेटा हुआ एस है, वो सर्वांगसम का निशान है। तो हम इसको बोलेंगे रेख ए बी सर्वांगसम है रेख सी डी के। इसके लिए ये सर्वांगसम रेखाखंड के बारे में हुआ। उसके बाद देखो पांचवा है रेखाखंडों की सर्वांगसमता के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। उसके बाद पहला इसमें प्रावर्तकता मतलब क्या है, जैसे ये रेखाखंड ए बी दे रखी है, इस ए बी रेखाखंड का रिफ्लेक्शन जैसे जो हम चेहरे पर देखते हैं तो हम हुबहू वैसे दिखते हैं, तो उसी प्रकार ये रेख ए बी जो है सर्वांगसम किस में होगी, रेख ए बी में, ठीक है। तो ये इसे प्रावर्तकता बोलते हैं। दूसरा है सममिति मतलब क्या होता है, यदि ये वाली रेख ए बी रेख सी डी के सर्वांगसम है, ये लिखा है देखो,
यदि रेख ए बी रेख सी डी के सर्वांगसम है तो बच्चों ये सी डी रेख भी किसके सर्वांगसम होगी, ए बी के सर्वांगसम होगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सममिति, सिमेट्री बोलते हैं। उसके बाद तीसरा संक्रमकता। संक्रमकता मतलब क्या होता है, उसके लिए हम एक डायग्राम बना ले, एक रेखाखंड बना लेते हैं। इसको नाम देते हैं ई और इसको नाम देते हैं एफ। ठीक है, अगर रेखाखंड लिखा है रेख ए बी अगर सर्वांगसम सी डी के है, ये यदि ए बी सी डी के सर्वांगसम है तो सी डी किसके सर्वांगसम होगा, ई एफ के। तो ये ई एफ रेखाखंड किसके सर्वांगसम होगी, ए बी के सर्वांगसम होगी। लिखा है देखो, रेख ए बी अगर सर्वांगसम सी डी के है और सी डी ई एफ के है तो ए बी किसके सर्वांगसम होगा, ई एफ के सर्वांगसम होगा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं रेखाखंड का मध्य बिंदु। रेखाखंड का मध्य बिंदु मतलब छठा पॉइंट है रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर बच्चों रेखाखंड दिया है ए और बी, तो ए और बी, ए बी का यहाँ पे मध्य बिंदु एम दिखा रखा है। ये बिंदु किसी भी बच्चों रेखाखंड का मध्य बिंदु केवल एक ही होता है, याद रखना है। ये प्रश्न भी आता है, प्रत्येक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, क्योंकि ये मध्य बिंदु क्या करता है, इस रेखाखंड ए बी को दो समान भागों में विभाजित करता है। यानी इसका मतलब क्या, ए एम किसके बराबर है, बी एम के। सपोज करो अगर यहाँ पर ए एम, अगर ए बी का मान अगर यहाँ पर कितना दिया है, अगर 10 दिया है ना, तो अगर ए बी का मान कितना दिया है 10 और जिसका मध्य बिंदु कौन है एम, मध्य बिंदु कौन है एम, तो एम क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को दो समान भागों में बांट रहा है। यानी ए एम का मान किसके बराबर है, बी एम के। यदि ए बी 10 है तो ए एम कितना होगा 5 और बी एम भी कितना होगा 5। कैसे निकाला हमने, ए बी को 2 से भाग करके हमने ए एम का मान निकाला। तो यहाँ पर दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एम बी यदि ए एम किसके सर्वांगसम होगा, बी एम के। बिंदु एम को रेखा ए बी का क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। और रेखाखंड का केवल एक ही क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 7वां, अब हमें रेखाखंडों की तुलना करनी है, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। डायग्राम से पता चल रहा है कि ये रेखाखंड छोटा है और ये रेखाखंड क्या है, बड़ा है ना। तो हम आकृति के आधार पर भी और उनकी लंबाई के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ए बी छोटा है सी डी से, तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, यदि लंबाई ए बी छोटा है तो छोटा जो बीच में जो आपको जो वी दिख रहा है, जो लेटा हुआ है, जो बंद मुंह है, जिसकी तरफ बंद मुंह होगा वो छोटा होगा और जिसकी तरफ खुला मुंह होगा इसका मतलब क्या है, वो बड़ा है ना। मतलब खुले की तरफ जो बड़ी लंबाई दे रखी है उसकी तरफ खुला मुंह होता है और जो बंद होता है उसकी तरफ छोटा मुंह होता है। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, लंबाई ए बी जो है लंबाई सी डी से क्या है, छोटी है। पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ेंगे, या रेख करके भी लिख सकते हैं, रेख ए बी छोटा है रेख सी डी से, या सी डी बड़ा है रेख ए बी से, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो रेखाखंड का क्रमबद्ध जो है क्रम संबंध उनकी लंबाई पर भी क्या करते हैं, आधारित करते हैं। उसके बाद बच्चों 8वां देखिए, 8वें में दिया है रेखाखंडों की या किरणों की लंबता, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स या रेज। तो देखो ये कोई रेखाखंड ए बी दे रखी है ना, और उसके ऊपर रेखाखंड सी डी दे रखी है। ये ए बी रेखाखंड पर सी डी जो है यहाँ पर कौन से अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेखाखंड ए बी जो है, रेख ए बी जो है सी डी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब लंब है। तो इसको लिखते वक्त हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी, ये जो बीच में जो ऐसे उल्टा टी जो बना रखा है, ये परपेंडिकुलर का निशान है, लंब का निशान है। तो हम बोल सकते हैं ए बी लंब है किस पर है, सी डी पर है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, रेख ए बी किरण सी डी पर, सॉरी किरण आना चाहिए था यहाँ पर, किरण ए बी किरण सी डी पर भी क्या होती है, लंब होती है। अगर किरण मतलब किरण में किरण का निशान आएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं बिंदु, अब हम देखते हैं 9वां, बिंदु की रेखा से दूरी। बिंदु की रेखा से दूरी मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आपको कोई रेखा दे रखी है ए बी, ये ए बी आपको रेखा दे रखी है डायग्राम में। तो इस ए बी रेखाखंड पे सपोज करो यहाँ पर कोई बिंदु सी है, तो सी से बच्चों हम जो दूरी है ऐसे 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 नहीं ज्ञात करते। कैसे करते हैं, उस रेखा पर हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो 90 अंश का कोण बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस बिंदु की रेखा से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सी डी लंब है रेखा ए बी पर
और बिंदु डी जो है रेखा ए बी पर हो तो सी डी की लंबाई जो है बिंदु सी की रेखा ए बी सी क्या कहलाती है? बिंदु सी की रेखा जो है ये सी डी जो है ए बी की क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। बिंदु डी को लंब सी डी का हम क्या बोलते हैं? लंब पाद भी कहते हैं। दो लंबाई सी डी बराबर ए तो बिंदु सी रेखा जो ए बी से कितनी दूरी पर है? ए बिंदु पर है। तो याद रखना है कि यदि किसी रेखा से हमें दूसरे बिंदु से अगर हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? उस बिंदु से उस रेखा पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। लंब डालकर हम उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे का जो 1.2 है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।